देखिए, एक चीज हम कह सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत में विश्वासघात से बड़ा कोई और घोटाला नहीं हो सकता है। आपके भरोसे से बड़ा, आपके भरोसे को तोड़ने से बड़ा, विश्वासघात से बड़ा कोई और घोटाला नहीं हो सकता। और आज देशहित में हम ये दो घोटाले दिखाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे 500 रुपए में, मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसे 500 रुपए में भारत में आपके भरोसे पर डकैती हो रही थी और आपको पता भी नहीं था। आपके भरोसे को बेचा जा रहा था 500 रुपए में। आपके साथ विश्वासघात किया जा रहा था। आपके भरोसे, आपके विश्वास की कीमत 500 रुपए। नेताओं ने, इसके अलावा नेताओं ने कैसे हाथरस में जाति, धर्म, दंगों और झूठ की राजनीति की अपनी टीआरपी चमकाने की कोशिश की या उठाने की कोशिश की। भारत के भरोसे की डकैती। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि फर्जी टीआरपी रैकेट में मुंबई पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान। टीआरपी रैकेट में शामिल कुछ लोगों को आज समन जारी किया जाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त की, आज ही समन जारी किया जाएगा। फर्जी टीआरपी रैकेट में रिपब्लिक टीवी शामिल, रिपब्लिक नेटवर्क, रिपब्लिक टीवी शामिल। यह मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया। रिपब्लिक टीवी पैसे देकर टीआरपी बढ़ाता था। यह पैसे का खेल था। मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया कि रिपब्लिक टीवी के डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी, समन भेजा जाएगा और आज ही समन जारी किया जाएगा। सुन लेते हैं एक बार। of identification कुछ लोगों को आज इशू कर दिए जाएंगे, कुछ लोगों को समन्स आज इशू कर दिए जाएंगे, आज कर दिए जाएंगे। तो आपने सुना, मुंबई पुलिस को आज ही समन जारी कर दिए जाएंगे। कुछ लोगों को आज ही समन जारी किए जाएंगे। 3 चैनल, उनमें से एक रिपब्लिक टीवी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, रिपब्लिक टीवी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी हो सकती है। तमाम वो चीजें, एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना ने किया अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग। ये बड़ी खबर, शिवसेना की तरफ से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। आपको बता दें, शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। शिवसेना कूद पड़ी है इस पूरे विवाद में। अब टीआरपी घोटाले, टीआरपी स्कैम में शिवसेना की एंट्री। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है शिवसेना। प्रताप सरनाइक ने कहा गिरफ्तार होने चाहिए अर्नब गोस्वामी। पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे, मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है, उसका असर 100 करोड़ में पड़ता है। पैसा फेंको, टीआरपी देखो। टीआरपी डकैती की साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा। ये किस तरह से आपको एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के, हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। 100 करोड़ लोगों से विश्वासघात की साजिश। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। कैसे हुई भारत के भरोसे की लूट की साजिश? पैसा फेंककर टेलीविजन रेटिंग की सेटिंग। जो ये कार्य करते थे, इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। मीडिया मुकदमे से ही सीखेगा मर्यादा। मीडिया में तो आपके हाथ लगा के थोड़ी मैं शॉर्ट करूंगी। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे, इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे। फेक न्यूज गैंग पर तालाबंदी कब? खबर बनाते बनाते खुद खबरों में मीडिया।
अच्छा, बार बार जो एक आ जा रहा है टीआरपी घोटाला, टीआरपी स्कैम, अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है तो हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं इसको आसान शब्दों में। देखिए, होता ही है टीवी इंडस्ट्री में, जिसकी ज्यादा टीआरपी उसको ज्यादा ऐड, समझे आप? तो फिर होता ही है कि फैब्रिकेट की जाती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश यहां रिपब्लिक टीवी की तरफ से की गई है, इस तरह का आरोप है। टीवी इंडस्ट्री में आप समझिए कि 30 से 40 हजार करोड़ के विज्ञापन आते हैं, ऐड आती है, एडवर्टीजमेंट्स आती है, ज्यादा टीआरपी, ज्यादा विज्ञापन, ज्यादा पैसा, और उसी वजह से घोटाला हुआ। टीवी इंडस्ट्री में टीआरपी के आधार पर ही विज्ञापन मिलता है। अब टीआरपी कम हो जाएगी तो विज्ञापन कम हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं? तो फिर टीआरपी को मैनिपुलेट किया जाता है, फिर पैसा खर्चा जाता है। फिर ये जो मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से खुलासा किया गया कि फिर टीआरपी बढ़ाने के लिए ये टीआरपी को मैनिपुलेट किया गया इल्लीगली। आप समझ रहे हैं, टीवी इंडस्ट्री के लिए टीआरपी बहुत जरूरी होती है, लेकिन ईमानदारी से टीआरपी हो तो ठीक। यहां तो टीआरपी स्कैम है, टीआरपी घोटाला। जिस चैनल की जितनी टीआरपी उस पर उतना महंगा विज्ञापन। अब टीआरपी अगर टॉप पर है तो फिर विज्ञापन की कीमत भी बढ़ जाती है। चलिए एक बार रुक करेंगे, हमारे साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, लगातार इस खबर पर मेरे साथ शुरुआत से बने हुए। मेरे साथ सोनल है, क्योंकि देखिए खबर का मतलब सिर्फ एक तरफा खबर दिखाना नहीं, इसलिए आप समझिए रिपब्लिक टीवी के दफ्तर तक पहुंचा है जी न्यूज उनका पक्ष जानने के लिए। लेकिन वहां क्या हाल किया गया, क्या सलूक किया गया, क्या बर्ताव किया गया, सोनल आपको बताएंगी। लेकिन उससे पहले अमित, अगर आप एक बार समझा दें कैसे मैनिपुलेट की जा रही थी टीआरपी, बैरोमीटर्स 500 रुपए, मतलब लोगों के भरोसे की कीमत 500 रुपए लगाई क्या? लोगों के भरोसे की कीमत 500 रुपए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, और अमन मुझे बार बार याद आ रहा है, मुझे बार बार वो याद आ रहा है जिसमें हम और आप साथ थे, हाथरस में थे, और हम चीजों को जब उस वक्त डिस्कस कर रहे थे तो ये चीजें सामने समझ में आ रही थी कि आखिरकार ये होड़, ये हुड़दंग, ये हंगामा किस बात को लेके है। अब खुल रही हैं चीजें कि क्या हो रहा था। अब जरा आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक टेलीविजन सेट है, ये टेलीविजन सेट हमारे सामने है। हो क्या रहा था, मैं बहुत संक्षेप में और बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। घरों में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई, उसमें सबसे बड़ी चीज जो सामने आई कि घर में एक टेलीविजन सेट लगा है, कहा यह जाता था टीवी ऑन रखिए और उसके बाद वहां आप उस टीवी को देखिए, मत देखिए, आप घर के किसी भी कोने में रहिए, आपको 500 से 600 रुपए मिलेंगे, बस टीवी ऑन करके उस चैनल को ट्यून इन करके रखिएगा। इतना ही करना है आपको। और ये इस घोटाले का सबसे अहम पहलू है, जिस पर जांच के बाद कई घरों में, कई वहां झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे लोगों को का पता भी चला, जब क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी अमन, तो पता ये चला, उनको कहा गया कि आप ये जो इंग्लिश चैनल है इसको ट्यून इन करके रखिए, या यही चैनल लगा के रखिए, आप टीवी भले मत देखिए, आप उस कमरे में मत रहिए, आप कहीं भी रहिए, बस उसको लगा के रखिए, टीवी ऑन छोड़ दीजिएगा। तो अब आप ये सोच लीजिए, इस लेवल पे जाके अगर इस खेल को खेला जा रहा है तो, और हम लगातार ये बात कर भी रहे थे ना, रिपब्लिक टीवी को लेके लगातार ये चर्चा भी हो रही थी कि इतना ड्रामा है, इतना मसाले को जिस तरीके से पेश करने के लिए जो हंगामा, जो सर्कस, एक कह रहे थे लोग, सर्कस क्रिएट कर दिया गया। फिर हम सोचते थे आखिरकार ये हो क्या रहा है। ये सारी चीजें इस देश के लोग देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से परोसा जा रहा है, जिस तरीके से खबर बनाई जा रही है, क्या उसको देख रहे हैं? हम लोग को लगा था देख रहे थे, लेकिन लोग असलियत सामने आई, असलियत अब सामने नहीं रहे थे, दिखाया जा रहा था, कोई देख नहीं रहा था, बस टीवी पर लगाया हुआ था। मतलब देखना जरूरी नहीं है, सिर्फ लगाना जरूरी है। हम सबको ये लग रहा था, वाकई हमको लगने लगा था कि नहीं, अगर टॉप पर है तो लोग या तो नौटंकी पसंद कर रहे हैं, या तो लोगों को ड्रामा अच्छा लग रहा है, या तो लोग सर्कस देखना चाह रहे हैं। हमको लगा कि लोगों का शायद टेस्ट बदल गया है, गंभीर पत्रकारिता, क्रेडिबिलिटी वाली पत्रकारिता लोग नहीं देखना चाह रहे। अब समझ में आया कि आपका टेस्ट नहीं बदला, दरअसल धोखा था, विश्वासघात था, और यहां पर पैसे के दम पर टीआरपी खरीदी जा रही थी। हुआ क्या, आरोप क्या है, सुना देते हैं और पूरी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जो मीडिया कर्मी है वो गांव के अंदर पीड़ित परिवार से बात करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई में सुशांत केस से लेकर हाथरस की बेटी तक मीडिया का जो मनोरंजन तमाशा हो, भारत के विश्वास जीतने के नाम पर करोड़ों लोगों से जो विश्वासघात हो, उसी घोटाले पर यह मुंबई पुलिस का खुलासा। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीद रहे थे। रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविज़न के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।
मुंबई पुलिस के मुताबिक इस घोटाले का खुलासा टीआरपी बताने वाली एजेंसी बार्क से जुड़ी एक एजेंसी पर कार्रवाई से हुआ। मुंबई पुलिस के मुताबिक टीआरपी बताने वाली एजेंसी बार्क ने मुंबई में हंसा नाम की एजेंसी को टीआरपी कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी दी। टीआरपी नापने के लिए मुंबई में करीब 2000 बैरोमीटर लगाए गए। मुंबई पुलिस ने बताया कि हंसा के कुछ पूर्व कर्मचारी रिपब्लिक समेत 3 चैनल्स को देखने का सौदा करते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक रिपब्लिक समेत 3 चैनल्स ने फर्जी टीआरपी के जरिए करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। इसके लिए मुंबई में कई लोगों को रिपब्लिक टीवी पूरे दिन चलाकर रखने के लिए कहा गया, भले ही वो टीवी देखें या नहीं। इसके लिए उन्हें 400 से 500 रुपए महीना भी मिलता था। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है। जी न्यूज ने मुंबई पुलिस के इस खुलासे को लेकर रिपब्लिक टीवी का पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन मुंबई में रिपब्लिक टीवी के ऑफिस में जी न्यूज रिपोर्टर सोनल सिंह को कवरेज से रोका गया। मैं यहाँ पे गेट सर, गाड़ी वहाँ से आ रही है, मैं कब से खड़ी हूँ यहाँ पर। मैं यहीं पे खड़ी थी, ये गलत बात है। आप दिस इज नॉट राइट। और हम स्टोरी का दोनों पक्ष जानने के लिए यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये देखिए, ये इस तरह से ये हो रहा है हमारे साथ, किस तरह से ये देखिए। आपको मैं बताना चाहती हूँ, इस तरह से ये हमारे कैमरे के सामने लगातार आ रहे हैं। इस टीआरपी घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। रिपब्लिक चैनल के हेड अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और किया जाएगा। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले में 2 चैनलों फख्त मराठी और बॉक्स सिनेमा के मालिकों को हिरासत में लिया। एक आरोपी के पास से 20 लाख रुपए जब्त किए गए, जबकि बैंक लॉकर से 8.5 लाख रुपए मिले। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि टीआरपी घोटाले में सामने आए एडवर्टाइजर्स से पूछताछ होगी। रिपब्लिक टीवी के बैंक अकाउंट्स की जांच की जाएगी और अगर कुछ आपत्तिजनक हुआ तो अकाउंट सील किए जा सकते हैं। मुंबई से नित्यानंद शर्मा और सोनल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाग का बयान आ गया है। आपको बता दें, बाग का बयान आ गया टीआरपी घोटाले पर। मुंबई पुलिस के खुलासे पर बाग ने टीआरपी घोटाले की जांच का स्वागत किया है। ये बड़ी खबर है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो टीआरपी जारी करती है एजेंसी, बाग उसको कहा जाता है आपके समझने के लिए। और बाग ने स्वागत किया कि टीआरपी घोटाले की जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच का स्वागत किया बाग ने। मुंबई पुलिस की जांच सही, ये कह रही है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। सच सामने आना चाहिए, ये बाग कह रही है। जांच में सहयोग देने को तैयार। मेरे साथ सोनल इस वक्त मुंबई से जुड़ चुकी हैं। सोनल, बाग तक जांच में सहयोग करने को तैयार है, कुछ छुपाने को नहीं है, तो रिपब्लिक के पास क्या छुपाने को जो आपको अंदर नहीं जाने दे रहे, या आपको वहां से भगाया जा रहा है, शूट नहीं करने दिया जा रहा, कवरेज नहीं करने दी जा रही? सोनल, बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि जी न्यूज, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि दोनों पक्ष दिखाते हैं और निष्पक्ष होकर खबर चलाते हैं। सत्य का जो दमखम हमेशा से भरा जाता रहा है। ऐसे में जब ये मुंबई पुलिस द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम इस गेट के बाहर, अब देखिए मैं गेट के सेंटर में आके खड़ी हूँ, यहाँ पर अब कोई नहीं आ रहा। लेकिन पिछली बार जब थोड़े कुछ देर पहले, यानी 2 घंटे पहले की बात है, मैं यहाँ तक आई थी तो इनके काफी सारे कर्मचारी आ गए थे। मुझे बात करने नहीं दिया जा रहा, मुझे खड़े नहीं रहने दिया जा रहा, मुझे सवाल पूछने नहीं दिया जा रहा। मैं स्टोरी का दूसरा साइड, यानी कि दूसरा पक्ष सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए इसी दरवाजे से जाना चाहती हूँ। आपको बता दूं, यही है रिपब्लिक टीवी का ऑफिस जिसके बाहर मैं खड़ी हूँ। लेकिन जी न्यूज को अंदर जाने से रोका गया। आपने देखा है विजुअल्स जिस तरह के हमारे चैनल पर चल रहे हैं। जी न्यूज को पूरी तरह से घेर लिया गया, हमारे कैमरामैन को घेरा गया, मुझे घेरा गया।
हमें वीडियोस बनाने के लिए रोका गया, हमारे मोबाइल के सामने हाथ लगाया गया, शॉर्ट्स देने के लिए मना किया, मतलब पूरी तरह से हमें ब्लॉक करने की, मतलब जी न्यूज़ को लगातार जो यहाँ के जो रिपब्लिक के जो भी कर्मचारी हैं जो मौजूद हैं उन्होंने लगातार रोका। मेरे कैमरामैन आपको लगातार शॉट दिखा रहे हैं। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्ष सुने और हम जी न्यूज़ के कैमरे पर जो भी बात वो कहना चाहते हैं, जो भी आला अधिकारी है बात करना चाहते हैं, उनकी बात को रिकॉर्ड करें और अपने दर्शकों तक समझाएं। देखिए, ये जो फर्जी टीआरपी वाली जो खबर है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट हुआ है, क्योंकि आमतौर पर हम सभी और स्पेशली अगर जी न्यूज़ की बात करें तो संवेदनाओं के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ, रिकॉर्ड्स के साथ ही हम खबरें चलाते हैं। और यही वजह है कि उसी तथ्य, उसी खबर को पूरा करने के लिए मैं इस गेट के बाहर खड़ी हूँ और अभी भी इंतजार कर रही हूँ। जो हमारे साथ हुआ तभी भी हम यही पूछने के लिए आए थे कि जिस तरह के आरोप लगे हुए हैं उस पर रिपब्लिक टीवी क्या सफाई देना चाहता है, क्या बात करना चाहता है, क्या पक्ष रखना चाहता है। लेकिन जिस तरह से हमें रोका गया, जी न्यूज़ को रोका गया, जी न्यूज़ हमेशा से सच दिखाता है, सच के साथ खड़ा है, निष्पक्ष रहा है, हमेशा से अपनी बात, जो भी हमने स्टोरीज दिखाई हैं, जो भी हमने खबरें दिखाई हैं, उसमें सारे पहलू दिखाए हैं और हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, उन्होंने डायरेक्ट बात की है, ये हमारे पास रिकॉर्ड्स रहे, लेकिन हमें रोका गया था। लेकिन देखिए, मैं गेट के मिडल में आ गई हूं। आसान शब्दों में टीआरपी घोटाला समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टीआरपी आपने कई बार सुना होगा, उसकी फुल फॉर्म होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टेलीविजन रेटिंग, उससे पता चलता है कि कौन सा चैनल, कौन सा शो आपने सबसे ज्यादा देखा। और टीआरपी जानने के लिए अब होता ही है कि अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहरों में मीटर लगे होते हैं, बैरोमीटर उसको कहा जाता है, मीटर लगे होते हैं। टीआरपी नापने के लिए इन मीटर्स को पीपल मीटर कहा जाता है। टीआरपी गुप्त स्थानों पर पीपल मीटर लगाए जाते हैं। गुप्त स्थान वो नहीं बताए जाते, क्योंकि वो बता दिए तो फिर वहां पर तो फिर पैसे देकर चैनल लगवा दिए जाते हैं। और घोटाला भी ये है कि वो ही डेटा लीक कर दिया गया। अब आप समझे, टीआरपी जो मीटर्स हैं वो गुप्त स्थानों पर पीपल मीटर लगाए जाते हैं। टीआरपी मीटर अलग अलग शहरों में सेट टॉप बॉक्स से जुड़े रहते हैं। टीआरपी मीटर से मॉनिटरिंग का जो डेटा है उसका बाकी टीम विश्लेषण करती है। फिर टीआरपी का जो डेटा विश्लेषण के बाद अलग अलग एजेंसीज को दे दिया जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि जो टीआरपी मीटर्स हैं उनके जो मेंटेनेंस का काम जिस एजेंसी के पास था, हंसा, ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये डेटा लीक कर दिया गया, फिर वहां पर पैसा देकर चैनल लगवा दिया गया। मतलब एक तरीके से पैसा देकर चैनल लगवाया गया। देखो नहीं, चैनल लगाओ, पैसा लो। टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस के पास कई अहम सबूत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिजिटल एविडेंस हैं, ये हमको सूत्र बता रहे हैं। डिजिटल एविडेंस मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। ध्यान से सुनिए। गिरफ्तार आरोपी विशाल भंडारी, जो गिरफ्तार किए गए विशाल भंडारी के संपर्क में था संजू राव। ये नाम दो अब तक किरदार हैं, विशाल भंडारी, संजू राव, ये हमको सूत्र बता रहे हैं। संजू राव जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन के चीफ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेन के हेड हैं संजू राव। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चैनल कहां कहां दिखाना है या देखा जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हेड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चेन के चीफ है संजू राव, और ये संजू राव घोटाले में बड़े किरदार, ये बता रहे हैं हमको सूत्र। अमित प्रकाश, अमित एक चीज बताएं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि बैरोमीटर्स लगाए जाते हैं, वो टीआरपी मीटर्स लगाए जाते हैं, वो हिडन होते हैं, वो पता नहीं होता कहां लगे, क्योंकि अगर पता लग जाएगा तो फिर वहां पर पैसे देकर चैनल लगवा दिया जाएगा। वही किया रिपब्लिक ने कि पहले डेटा लीक हुआ, फिर लीक हुआ तो हर घर में 400-500 रुपए दिए गए, रिपब्लिक चैनल लगवाने के लिए पैसा दिया गया। चैनल लगाओ, पैसा लो, चैनल देखो, पैसा लो, चैनल देखो, पैसा लो। देखिए, दो किरदार समझने होंगे, विशाल भंडारी जो कि गिरफ्तार हो चुका है और संजय राव जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चेन के हेड है। अब इन दोनों की जो व्हाट्सएप चैट है, इन दोनों की जो कम्युनिकेशन है, अब जो हम कह रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन में एक एक चीज एक एक करके बाहर आ रही है। इन दोनों की व्हाट्सएप चैट में अब उस पैसे के ट्रांजैक्शन की बात आ गई है, यानी कि जिस 500 से 600 रुपए महीने की हम बात कर रहे हैं, किन किन घरों में देना है, कहां कहां पैसा लगना है, किस किस को पैसा देना है, ये पूरे पैसे की जो ट्रेल है, मनी ट्रेल जिसको कहते हैं, पैसों की जो ट्रांजैक्शन है, उन दोनों के बैंक अकाउंट के पैसों की ट्रांजैक्शन की जांच के हिसाब से जो पहली इन्वेस्टिगेशन की बड़ी चीज सामने आ रही है वो ये कि इन दोनों की मिलीभगत से ही ये चीजें चल रही थी। अब आप देखिए अमन, जब ये दो चेहरे सामने आए, इसके बाद आप ये सोचिए इन्वेस्टिगेशन में अब और भी नाम सामने आने हैं। और हम लगातार सुशांत केस में भी देख रहे थे ना, व्हाट्सएप चैट से बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज हो रही थी, चाहे वो ड्रग्स केस की बात करें, चाहे किसी दूसरे चीज की बात करें। इसमें भी सबसे अहम सबूत
वो चैट है जो इन दोनों लोगों के बीच में लगातार हुई, और उस चैट के आधार पे जो चीजें अब पता चल रही हैं कि पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, यानी जिन जिन घरों में जितने जितने पैसे जाने थे, कहां कितने पैसे पहुंचाए जाने थे, पैसों का हिसाब किताब कितना था, महीने में पूरा आंकड़ा कितना था, वो आंकड़ा जोड़ के एक बार पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कब और कैसे ट्रांसफर होने हैं, ये तमाम चीजें उस व्हाट्सएप चैट में डिस्क्लोज हुई हैं। और ये एक अहम सुराग है अमन। इसके बाद और भी अभी कई सारे नाम सामने आने हैं। आप ये सोचिए, जो लोग ये खबर देख रहे हैं उनको कितना बुरा लग रहा होगा। ये तो उनके भरोसे का कत्ल हुआ ना। आप सोचिए ना, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो भी जी न्यूज़ इस वक्त देख रहे हैं, कि ये एक तरीके से उनके भरोसे पर डकैती, ये उनके भरोसे की कीमत लगाई गई, ये उनके विश्वास की कीमत लगाई गई 500 रुपए। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि बहुत लोग देख रहे हैं, हमको भी लगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा वही चीज, हमें भी एक बार को लगने लगा था कि नौटंकी, सर्कस, ड्रामेबाजी या इस तरह की चीजें हम लोग करें, कुछ लोग देख रहे हैं क्या। हमको लगा कि शायद वाकई में भारत जो है वो पसंद कर रहा है, सीरियस जर्नलिज्म लोग नहीं देखना चाह रहे हैं, हमको भी लगने लग गया था एक बार को। लेकिन अब समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई नहीं देख रहा था, ये सिर्फ घोटाला था, स्कैम था। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर वो सही साबित होते हैं, हालांकि अभी आरोप है, दूसरा पक्ष जानने के लिए जी मीडिया की टीम रिपब्लिक टीवी के बाहर मौजूद है, लेकिन एक चीज साफ हो रही है इस चीज से, भारत न्यूज ही पसंद करता है, नौटंकी नहीं। ये हमारी गलती थी, हम इसको समझ बैठे थे कि आप लोग शायद नौटंकी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ड्रामेबाजी शायद ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे परे होगी अगर ये आरोप जो है वो सही साबित होते हैं। तो चीन को यहाँ पर हम ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये धमकी उसे भारी पड़ सकती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, अभी हाल ही में उनकी सर्जरी हुई थी, उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, काफी दिन से वो बीमार चल रहे थे, और उनके बेटे चिराग पासवान ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन। तो चिराग पासवान जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। ट्विटर पर उन्होंने बताया केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। हाल ही में उनकी एक सर्जरी हुई थी, दिल की सर्जरी, काफी वक्त से बीमार भी चल रहे थे, जिसके बाद से ही उनकी सेहत को लेकर भी उनके बेटे चिराग पासवान ने यह जानकारी शेयर की थी पहले भी, और अब उन्होंने ही इस बात की जानकारी दी है कि रामविलास पासवान जिनका निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारतीय दलित राजनीति के एक बड़ा चेहरा रहे रामविलास पासवान, जो कि पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, और फिलहाल उनके निधन की खबर आ रही है और खुद उनके बेटे ने इस बात की जानकारी दी है। रामविलास पासवान, ये देखिए, ये ट्वीट हम उनका आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने पिता के साथ एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर के साथ इस बात की जानकारी दी है। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया, अपने पिता के साथ उन्होंने एक फोटो शेयर की और बताया कि अब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, और बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीर के साथ उन्होंने सभी को इस बात की जानकारी दी। अपने पिता के साथ उनकी ये बचपन की तस्वीर, जिसमें उन्होंने बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जिनका निधन हो गया है, बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि दलित राजनीति से जुड़े हुए एक बड़ा नाम रहे हैं रामविलास पासवान, और पिछले काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उन्हें कई तरह की दिक्कतें थी, जिसकी वजह से उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में उनकी एक सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से चिराग पासवान ने खुद बताया था कि उनकी तबीयत ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने भी उनका हाल जाना था इसे लेकर, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि अब वो नहीं रहे। खुद चिराग पासवान जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी इस ट्वीट के जरिए दी है। तो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और साथ ही एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी वो फिलहाल निभा रहे थे, और अभी उनके निधन की खबर, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो आप ट्वीट देख रहे हैं, ये चिराग पासवान ने खुद इसकी जानकारी इस फोटो को शेयर करते हुए दी है। बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीर, क्योंकि अपने पिता के साथ अपने बचपन की एक तस्वीर उन्होंने शेयर की, और ये बताते हुए सभी को उन्होंने सूचना दी है, ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अब रामविलास पासवान
हमारे साथ नहीं रहे। और इस वक्त हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। मुख्तार अब्बास नकवी, ये बहुत ही परेशान कर देने वाली खबर है। हालांकि खुद चिराग पासवान ने खबर शेयर की, रामविलास पासवान अब नहीं रहे हमारे बीच। बहुत ही दुखद, बहुत ही हृदय विदारक ये समाचार है। और आपातकाल से लेकर के और आज तक रामविलास पासवान जी का दबे कुचले कमजोर तबकों, अल्पसंख्यकों के सरोकार को लेकर के जो उनका संकल्प रहा और संघर्ष रहा, वो निश्चित तौर से अद्भुत भी रहा है, अविस्मरणीय भी है। हमारे तो बहुत ही अच्छे मित्र भी थे और अभी भी हमारे साथ, हम लोगों के साथ हम लोग कैबिनेट कुलीग थे और वो हर समय हर वक्त कमजोर, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के सरोकार को लेकर के मुखर रूप से एक आवाज के रूप में उनकी हमेशा रही है। उनका निधन निश्चित तौर से एक बहुत ही न पूरी हो पाने वाली क्षति है, जिस क्षति को कि कभी भी भरा नहीं जा सकता। और मैं उनके परिवार, उनके पार्टी, उनके शुभचिंतकों के प्रति अपने दुआ करता हूं कि उनको ताकत दे इस दुख को सहने की और श्रद्धा सुमन मिले। मुख्तार अब्बास नकवी जी, पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे रामविलास पासवान। उनकी एक सर्जरी भी हुई थी हाल ही में। कोई बातचीत जो आपकी आखिरी बार हुई हो उनसे, कोई मुलाकात या फोन पर बात? नहीं, वो बहुत काफी दिनों से तो नहीं थे। वो लगातार कैबिनेट में भी आते थे और हम लोगों से बातचीत भी होती थी। और वो हमेशा जो है वो जो पिछड़े तबका है, कमजोर तबका है, अल्पसंख्यकों के प्रति वो बहुत ही चिंतित रहा करते थे। और कई मुद्दे होते थे जिसपे वो हमसे लगातार बात करते थे। बात करके वो कहते थे कि इस क्षेत्र में लोगों में विश्वास कायम करने के लिए और हमें प्रयास करने चाहिए। बहुत ही मुखर थे, बहुत मुखर थे वो। जी, आपकी कोई आखिरी बातचीत उनसे हुई हो, क्योंकि आप ही की सरकार में अभी वो मंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे? कोई आखिरी बात जो आपको अभी याद आ रही हो, जो आप हमसे और हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? कुछ ही दिनों पहले वो हॉस्पिटल में जब वो गए तो हॉस्पिटल से ही उन्होंने जो है वो कैबिनेट भी अटेंड की है एक बार तो। और उसके बाद भी उन्होंने फोन से बात करी। फोन से बात करने के बाद कई और भी पॉलिटिकल इश्यूज थे, वो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता। लेकिन वो जनरली जो है वो बहुत ही संवेदनशील नेता के रूप में हम देख सकते हैं, बहुत ही संघर्षशील नेता के रूप में हम देख सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, कहा जाता है उन्हें कि वो मौसम वैज्ञानिक जिस तरह से भांप लेते थे, राजनीति में क्या चल रहा है वो भांप लिया करते थे। दलितों की आवाज किस तरह से उठानी है और कहां पर उठानी है उनसे बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता था। ये बहुत बड़ी खासियत रामविलास पासवान की थी जो शायद अब हमने खो दी है। लेकिन वो हमको हमेशा ये कहते थे कि देखो, नरेंद्र मोदी जी दलितों, पिछड़ों, कमजोर तबकों, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े हितैषी और नेता है। ये बात हम लोग समझ लेना चाहिए। और देश के इतिहास में इतना स्पष्ट और इतना साफ सुथरा लीडर न मिला है न मिलेगा। ये बात वो हमेशा फोन पे भी कहते थे, मिलने पे भी कहते थे। और हमें मिल करके मजबूती के साथ उनके नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमेशा वो कहते रहे हमसे। जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, 29 सालों में कहा यह जाता है और हमने देखा भी कि करीब करीब हर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। उनके विवाद रहे लेकिन उनकी दोस्ती भी हमने देखी और यही उन्हें सबसे खास बनाती है, यही सबसे अलग बनाती है। आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दुखद खबर और बहुत बड़ी खबर, खुद चिराग पासवान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे साथ दो सहयोगी रविंद्र और अमित प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। अमित प्रकाश, बहुत दुखद खबर ये, रामविलास पासवान खुद बेटे चिराग पासवान ने जानकारी दी कि अब पापा नहीं रहे। बिल्कुल, उनके बेटे ने खुद ये ट्वीट किया है। और आप ये सोचिए, भारत की सियासत में रामविलास पासवान का कद जो है वो हमेशा से, चाहे आप कोई भी सरकार रही हो, बड़े पोर्टफोलियोज पे रहे, बड़े मंत्रालय, और अभी भी वो मौजूदा सरकार में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। पहले भी वो अलग अलग मंत्रालयों में, बड़े मंत्रालयों में बड़ी जिम्मेदार वाले पदों पे वो रहे हैं, जिम्मेदार मंत्री के पदों पे रहे हैं। और आप ये सोच लीजिए,
पिछले कुछ दिनों से लगातार वो बीमार थे, एक सर्जरी भी हुई थी जैसे हमें जानकारी है। हम लोगों की मुलाकात कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान ऐसे उनसे इंटरेक्शन भी हुआ है और आज भी जिस सहज भाव से वो मिलते थे खबरों को लेके भी, चाहे वैसे भी इनफॉर्मल तरीके से भी जैसे मुलाकात होती थी, हमेशा से उनकी मुलाकात हम लोगों को याद रहती है क्योंकि वो ऐसी बात हमेशा कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वो ऐसा इनपुट देते थे। कई सारी ऐसी स्टोरीज में उनके इनपुट होते थे जैसे हमें लगता था कि भाई इनको ये चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं। तो एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन कहा जाता है। मैं आपको रोकना चाहूंगी। अनुराग ठाकुर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर है। अनुराग ठाकुर, ये बहुत दुखद खबर, एक बहुत बड़ी क्षति, रामविलास पासवान अब नहीं रहे। एक कद्दावर नेता थे जिन्होंने वर्षों तक न केवल बिहार बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी और देश की राजनीति में अपना योगदान दिया। संसद में लंबे समय से रहे और कहा जाता था उनके बारे में कि हवा किस रुख की है वो पहले जान जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है इतना लंबा समय राजनीति में रहकर भी और सरकारों में रहकर भी उन्होंने बहुत प्रयास किए और काम भी किया लोगों की भलाई के लिए। लगभग 1-1.5 वर्ष पहले जब उनके भाई जो हमारे साथ सांसद भी थे, जब उनकी मृत्यु हुई, उस समय के बाद भी वो थोड़ा परेशान भी थे, सेहत भी ठीक नहीं थी, काफी समय से हॉस्पिटलाइज भी थे। हमारे मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में सहयोगी भी, वरिष्ठ सहयोगी भी रहे। हमें दुख भी है और चिराग वगैरह हमारे मित्र भी हैं, परिवार के लोग बहुत सारे सदस्य हैं और दुख भी हुआ व्यक्तिगत रूप से जिनको इतने नजदीकी रूप से जानता हूँ मैं। और एक वरिष्ठ नेता के नाते जब भी वो पार्लियामेंट में आकर बैठते थे तो मुझे अपने साथ बुलाकर बिठाते थे, पुरानी बातें करते थे। मेरे पिताजी के समय से भी कभी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते थे। मुझे लगता है अगर मैं कहूँ कि आज आप अगर रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं तो कौन सा वो मोमेंट, कौन सा वो पल या उनके साथ बातचीत का वो कौन सा अंश आपको सबसे ज्यादा याद आता है? बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जब पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारे विषयों को लेकर, और कई बार जब वो बोले भी तो उनका अनुभव उसमें बोला। अलग अलग सरकारों में रहे, अलग अलग पार्टियों के साथ उनके गठबंधन भी रहे, लेकिन जब भी मैंने उनको अब भी सुना, ताजा भी सुना, अपने समय जब 4 बार से मैं एमपी, तो जो विषय उन्होंने कई बार रखे वो राष्ट्रीय हित में रखे। और अच्छी बात यह है कि आप समाज के बारे में भी, जैसे अभी कोरोना काल के समय हमें देश भर में अनाज भेजना था, तो मेरी बहुत रेगुलर तरह से उनसे बात होती थी। जब हमने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी तो उसके बाद राज्यों को अनाज समय पर जाए इसकी चिंता भी करनी थी। तो मेरी कई बार बात भी होती थी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चला गया, किसी और राज्यों में चला गया, तो उनके पास डेटा वो लगातार रहता था, उनको पूरा पता रहता था सब चीज का, अपने विभाग का। एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते भी व्यक्तिगत रूप से वापस फोन करना, बताना कि यहाँ चले गया, यहाँ ये हो गया। कुछ इश्यूज पीछे ऐसे आए जो बहुत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। लंबी बीमारी से वो पीड़ित चल रहे थे, जिसके बाद खुद आज उनके बेटे ने यानी चिराग पासवान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि उनके पिता यानी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। ट्विटर पर उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए अपने पिता के बारे में लिखा और बताया कि पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। अभी हाल ही में एम्स में उनका इलाज चल रहा था, उसके बाद उनकी एक सर्जरी भी हुई थी, जिसके बाद खुद चिराग पासवान ने बताया था कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। लेकिन आज अचानक चिराग पासवान की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी जाती है कि रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत भावुक कर देने वाली ये तस्वीर एक पिता और बेटे के रिश्ते को दिखाती हुई, जिसमें चिराग पासवान ने अपने पिता को याद करते हुए सभी को इस बात की जानकारी दी कि रामविलास पासवान का निधन हो गया है। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज भी हो रहा था, दिल की सर्जरी हाल ही में हुई थी, वो भी सफल रही थी, लेकिन निधन की यह खबर जिसके बाद सभी स्तब्ध हैं, क्योंकि दलित राजनीति के एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर रामविलास पासवान को जाना जाता है। उनका नाम जब भी लिया जाएगा तो दलित राजनीति में सबसे पहले रामविलास पासवान को याद किया जाएगा। और चिराग पासवान ने देखिए वो मैसेज जो लिखा, आप जहां भी हैं हमारे साथ हैं, अपने पिता के निधन पर खुद रामविलास पासवान ने की जानकारी उनके बेटे चिराग पासवान ने दी है, जो कि एम्स में भर्ती थे, कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे।
चिराग पासवान ने अपने पिता की ये तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और खुद उनके बारे में ये जानकारी दी कि अब रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे हैं, बीमार चल रहे थे, 75 साल की उम्र, जिसके बाद से ही उनकी सेहत को लेकर लगातार चिराग पासवान खुद ही अपडेट देते थे सोशल मीडिया के माध्यम से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.